बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, रुपए की कदर में बेहतरी, इस्तेहकाम, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी। 25 दिन रह गए कि वो बता दें कि हमारे पास कुछ नहीं है और उन्हें फिर एक ऐसा रास्ता दे दिया जाए कि इज़्ज़त एहतराम से चले जाएँ। लेकिन अगर कोई नहीं जाता तो फिर उस पर यकीनन फ़ैसला अटल है और हकीकी है और हकीकत पे मबनी है कि फिर उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। इसी तरह अगर हम ये देखें कि जहां हम मुआशी तौर पे बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा है कराची और सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में उन्होंने शिरकत की और वहाँ उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि किस किस तरह क्या क्या हो रहा है इस सूबे के अंदर। उससे पहले वो पंजाब भी गए और फिर वफाक में भी हमने देखा कि वो इजलास में शरीक होते हैं। इसी तरह वो जो एक और सुतून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने मीडिया एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके अहदेदारों से, उनके रहनुमाओं से मुलाकात की और उसमें बहुत सारी बातें हुई कि आज़ादी इजहार राय वो किस कदर ज़रूरी है और फेक न्यूज़ और हकीकत पर मबनी जो ख़बरें हैं उसको उसमें फ़र्क जो है वो वाज़े होना चाहिए और फेक न्यूज़ को ख़बर बना के नशर नहीं करना चाहिए। इसी तरह देखा जाए तो जनाब नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तानी सहाफ़ियों से ही मुलाकात की और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि तनकीद की जाए लेकिन तनकीद बराए तनकीद न की जाए। और उन्होंने ये कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो लिखते हैं उनका भी शुक्रिया और जो हक़ में लिखते हैं उनका भी शुक्रिया। अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्या सियासी माहौल होगा, अदालत, सहाफ़त, सियासत और मुल्क की हालत, इस पर बात करेंगे। मैंने ज़हमत दी स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और जनाब सैयदी हम्माद गज़नवी हमारे साथ हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त का। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मुल्की मामलात, सियासत, मुआशी मामलात, उसके साथ साथ ये जो हमने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है कि अब किसी को दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दे सकते, स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दे सकते, करेंसी छुपाने की और स्मगल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस पे पहले बात कर लेते हैं कि इस पे हमें मुश्किलात भी आ रही हैं। कुछ बयान में देखता हूँ बाज़ ममालिक की जानब से, अब फिर से वो जी उम्मत मुसलमा रहन दो जी, रहने दें जी। लेकिन जब हमारे नौजवानों के सर फुटबॉल बनाए गए, जब धमाके आए रोज़ किए गए और जब बॉर्डर से फायरिंग कर दी जाए और निहत्ते और मासूम लोग मार दिए जाएं, तो हमें तो पीछे नहीं हटना ना। देखें, पहले क्या ये सारी चीज़ें इजाज़त से हो रही थी? आपने कहा ना कि इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नहीं, इजाज़त मिलती है, ज़ीरो टॉलरेंस तो है। अब ये देखें ना कि हम मुसलसल एक हालते जंग के अंदर है ना। अब उसका सारा एक पर्सपेक्टिव है, अफ़गान वॉर के अंदर क्या हुआ और फिर उसके बाद अमेरिका का इनखला और फिर उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिसीज़, फिर पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर के दौर के अंदर एक मुआहिदा, फिर उस सारी सूरत हाल के हवाले से वो जो कतर में मुआहिदा है और फिर इसके बाद जो है वो फिर कुछ ख़ानदानों को ला के यहाँ बसाना, 40,000 के करीब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन पीटीआई, उनका बयान। और फिर हम ये देख रहे हैं कि कितने जो है वो ऑपरेशंस जो हैं वो हुए हैं। आप ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब से ले लें, ऑपरेशन रद्दुल फसाद देखें, और फिर उसके बाद भी टारगेटेड ऑपरेशंस जो हैं वो जा रहे हैं। तो दहशत गर्दी का वाक़या न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये बड़े सग़ीर के अंदर जो है ना वो सारी सूरत हाल को लिए हुए अपने अंदर बहुत ज़्यादा वो लिए हुए हैं सारी चीज़ें। अब इसको ये क्यों नहीं हो रहा है कि मुसलसल जंग है ना, कि आप कभी एपीएस का वाक़या होता है, कभी कहाँ बम धमाका होता है, कहाँ खुदकुश हमले होते हैं, कैसे होते हैं। मतलब एक इतने अरसे से जो है वो हमारा फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का आपस के अंदर जो है वो एक राब्ता कार बनना और ये फोकस होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ जब आपकी सियासत और आपकी मुल्क के अपने अंदर जो है वो एक बिगाड़ हो और वहाँ पर फ़रोई मामलात जो हैं वो शायद हमारे नज़दीक ज़्यादा हो, जो सियासी मामलात हैं या बना दिए जाते हैं या वो नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है उस तरह से, तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी संजीदगी से, क्योंकि ये अभी जो पिछली गवर्नमेंट आई, जिस तरह का पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक मुआशी बहरान ने जिस तरह से हमें लपेटा है और उसमें आम आदमी की ज़िंदगी तो बिल्कुल अजीरन होकर रह गई।
تو آج بھی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے بالکل یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. غیر ملکی تارکین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور ہونی چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ اور بھی معاملات ہیں. اگر آپ کا ایک قانون ہے اور وہ سٹیزن ایکٹ جو ہے اس میں اگر کوئی یہاں پر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو جو حق جو ہے وہ ملتا ہے. قانون ہونا چاہیے اگر ہے تو, ہے قانون موجود ہے آپ کا, تو وہ نہیں ہوتا. ابھی بھی بہت سارے باشندے جو ہیں وہ یہاں پہ اس طرح سے اس کا سٹیٹس دیکھنا, کہیں ناانصافی بھی ہوتی ہوگی, کہیں زیادتی بھی ہے, کہیں بہت ساری چیزیں ہیں. اب پھر اس کے بعد ان کا جو ایک معاشی مستقبل بھی پاکستان کے ساتھ قائم ہوا, اور اس میں پھر جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر کیا ہوا, یہ ساری چیزیں, پھر وہاں سے کیا کچھ نہیں ہوا ہے پچھلے. اب دیکھیں ایک سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا وہ جو مسنگ کنٹینرز والا کیس تھا افغان ٹرانزٹ. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی واقعتاً ضرورت ہے, اور وہ یقیناً کرنا بھی پڑے گا. شروع تو ہو چکے ہیں, ظاہر اللہ ہے. کرے یہ تقویت کے ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں. یہ بلوچ صاحب یہ ابھی بات کی جس طرح کہ ہم سیاسی فروعی اختلافات کو ہوا دے کے اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور اصل چیزوں سے کہیں دور ہو جاتے ہیں. ابھی عثمان ڈار صاحب کا ایک انٹرویو برادرم کامران شاہد کے ساتھ, انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا جی کہ چیئرمین پی ٹی آئی ان کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلے ہوئے کہ جلا دو, گرا دو, اور ایسی تحریک چلا دو, اس طرح آگ لگا دو کہ پتہ نہیں سب کچھ تھرتھلی مچ جائے نا, اور اعلیٰ سطح پہ پریشر ڈالا جائے. ان حالات میں جب ایسے واقعات ہوں گے تو دشمن کو تو موقع ملے گا نا کوئی نہ کوئی پھول جڑی یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرنے کا. دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا, اور یہ تو بغاوت تھی جو کی گئی سانیہ 9 مئی, ایک ناکام بغاوت کو ہم تشبیہ دیتے ہیں, لیکن انہوں نے تو اپنے طور پہ پلاننگ کی تھی. اور عثمان ڈار نے جو کہا, جو اس کے وہ تو انہوں نے حقیقت بیان کر دی. دیکھیں وہ اس سے بہتر اور کون جانتا تھا جو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے, ایون کہ یہاں تک آ گیا کہ آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش تھی, کوشش کی گئی. دیکھیں اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو کیا ہوتا. اور پھر جو آپ نے کہا کہ ایسے حالات میں دشمن, دیکھیں جو کچھ دشمن تو جب بھی کرے وہ تو اس نے تو کرنا ہے, وہ تو اس کا تو ہمارا پورا سٹیٹ اور ہماری جو سینسیٹیو چیزیں ہیں, جو حساس چیزیں ہیں, وہ تو ان کے 24 آور ٹارگٹ پہ ہوتی ہیں. لیکن 70 سال سے 75 سال سے آج تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے. پہلی دفعہ کوئی کامیاب ہوا ہے, دشمن نہیں ہوا, ہمارے اپنے اندر سے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اور وہی بالکل جو خواہشات دشمن کی تھیں انہی کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا سانیہ 9 مئی کے. مجھے وہ سین نہیں بھولتا جنا ہاؤس لاہور والا, کہ جو ہماری پاک فوج کا ایک سٹیٹس سمبل بھی, اور خاص کر یونیفارم کو دیکھ لیں جس طریقے سے اس کی بے توقیری کی گئی. تو یہ دراصل جو راہ چاہتی تھی, جو ہمارا دشمن ہمارے خلاف پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے, بالکل اسی کو جو ہے اسی کا آپ سمجھ لگتے ہیں ٹول یہ لوگ بنے ہیں. ابھی تو ایک بگوڑے یوٹیوبر کی بھی آڈیو لیک ہو گئی ہیں کہ جس طرح وہ ہندوستان اور را کے ساتھ اور اس کے ایجنڈے پہ بالکل وہ دیکھیں یہ بالکل وہی نریٹو بنا رہا تھا. ان کا نریٹو جو بن رہا تھا, اور ابھی بھی تک نریٹو تو یادل راجہ جو ہے وہ بنا رہا تھا, اور اسی کو اس کا تو اب سارا لنک ثابت ہو گیا کہ را کے ساتھ کس طریقے سے وہ چیزیں تھیں, اور پھر وہ پاکستان کے اندر نریٹو بلڈنگ کے اندر کس طریقے سے فعال تھا. اور یہاں تک پتہ چلا کہ وہ جو لائن اس کو وہاں سے ملتی تھی, اور پھر وہ جو اپنے ویلاگ کرتا تھا, یوٹیوب پہ جو چیزیں ڈالتا تھا, سوشل میڈیا پہ, سائبر سپیس پہ جو پاکستان کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو گند وہ ڈالتا تھا, اس کو تحریک انصاف کس طریقے سے اپنے آفیشیل پیجز پہ جو ہے وہ کرتی تھی, شیئر کرتی تھی. اور یہ دیکھیں ایک عام سی بات ہے کہ اب یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ریاست پاکستان کا اپنا جو ریکارڈ ہے, ریاستی ریکارڈ جو ہے, سرکاری ریکارڈ, وہ یہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کی فنڈنگ ہے, تحریک انصاف کے پیچھے اسرائیل کی فنڈنگ ہے. جب ان کی فنڈنگ ہے تو انہوں نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں. اور ابھی تک راہ جو ہے وہ مکمل اٹیمپٹ کر رہی ہے کہ جو ہم نے تحریک انصاف کی صورت میں پاکستان پہ فنڈنگ کی ہے وہ جو ہے کسی طریقے سے دم نہ توڑ سکے. وہ اسی کو مکمل فیول بھی کر رہے ہیں, اور اس کا جو ہم نے خمیازہ بھگتا اور اس کا جو ہم پریکٹیکل فیز دیکھتے ہیں وہ سانیہ 9 مئی ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم نے جنگیں بھی برداشت کی, لڑیں, 65 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, آج تک دشمن کو وہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے جو کور ہے, جو جہاں جو سنٹر ہے,
हमारी फौजी तनसीबात का, GHQ की बात कर लेते हैं, दुश्मन आज तक यहाँ तक नहीं पहुंच सका, लेकिन ये लोग पहुंचे और ये पीछे से हमारे दुश्मन की फंडिंग थी। और जो उस्मान डार ने कहा वो हक़ाइक़ पे मबनी बातें हैं, उन्होंने वो पूरा एक चीज़ें पूरी कौम के सामने रख दी। सैयदी जनाब अहमद गज़नवी साहब, ये फरमाइएगा, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसा बाहर रह के आए हैं और यहाँ पे बड़ा वो नारे लगाए जाते हैं जी, ओवरसीज़ जो है वो रीढ़ की हड्डी है हमारे, और वहीं से ये ट्रेंड्स चलते हैं, वहीं से पाकिस्तान के इदारे हों, पाकिस्तान की सरजमीन हो, इसके मामलात हों, उसकी जग हसाई का बायस बना जाता है। वैसे 9 मई के बाद थोड़ा सुकून नज़र आया आपको अमेरिका के अंदर? मुझे वहां पर इत्तफाक हुआ, बहुत से हमारे जो PTI के दोस्त हैं, उनकी जो तंजीम है, जो उनके सदर हैं, जो उनके साबिक सदर थे, इन सब लोगों से मुझे मिलने का इत्तफाक हुआ जी। और ये लोग वो जो सब ऑर्गेनाइज करते हैं ना वहां पर, यानी व्हाइट हाउस के सामने अगर कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रही है या वो न्यूयॉर्क भी चले जाते हैं बसें भरकर, वो सारे लोगों से मैं मिला वहां पर। वो जले भुने हैं, उन पर बहुत सी बातें नए इंकिशाफ हुए हैं। इंकिशाफ हुए हैं कि आइन अच्छी चीज होती है, उन पर ये इंकिशाफ हुआ है कि पार्लियामेंट बड़ी कमजोर है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी मजबूत है। ये उन्हें अभी बातें पता चली हैं। तो मैंने एक कॉलम में जिक्र भी किया था कि जैसे नौ मुस्लिमों की साइकी होती है ना, लगभग उस तरह की उनकी साइकी है, और वो अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और नमाज पढ़ना चाहिए। जो मबादियात है ना जैसे मजहब के, उसी तरह वो जमहूरियत के मबादियात उन तक अब पहुंचे हैं। यानी जब उन पे उस्ताद पड़ी है और मुश्किल पड़ी है तो उन्हें ये बात समझ आई है। वैसे जो बात आपने पूछी ना, वो उसमें वो करते हैं, मुजाहरे भी करते हैं वहां पर, ऑफिशियली वो करते हैं कोशिश कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जहाँ, लेकिन उनके जलसों में बहुत मायूब बातें होती हैं। यानी हम लोग भी शाकी हैं। देखिए, जब कोई इदारे अपनी हुदूद से निकलते हैं और सियासत में दखल अंदाजी करते हैं तो हम उसे कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी अच्छा नहीं समझता उसे। लेकिन PTI को शायद अंदाजा नहीं हो रहा कि वो हुदूद टाप जाते हैं, और खास तौर पे मुल्क से बाहर अमेरिका में वहां पर बहुत से ऐसे वाकयात हैं। उनका एक जलसा भी देखने का इत्तफाक हुआ। वहां पे बहुत से ऐसे नारे और ऐसी गुफ्तगू जो रियासत के, यानी वो भूल जाते हैं सियासत और रियासत का फर्क और ओवरस्टेप का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है वहां पर, इसके बारे में एहसास, मैंने भी उनसे गुफ्तगू की, वैसे उनके अंदर भी ये एहसास है कुछ हलकों में, कुछ में खत्म नहीं है, कि सियासत और रियासत का फर्क मलहूज रखें। और ये आप अपने इदारों को, उनके सरबराहों को जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, इससे आपको फायदा नहीं होगा, इससे तो आपको और आपके मुल्क को बिलखुसूस नुकसान पहुंचेगा। और मैं आपको बताऊं कि वहां पर मैंने ये वैसे भी देखा कि किसी भी मुल्क की जमात वहां पर सियासी उसका विंग नहीं है वहां पर, कोई लीगली इस पर बार नहीं है। ये भी मैंने पता किया कि आप कर सकते हैं एक्टिविटी, इस तरह कर सकते हैं, उस तरह कर सकते हैं, उसके लिए रखा हुआ है रूम उन्होंने। लेकिन ये वहां पर बीजेपी का भी विंग नहीं है, बीजेपी की नुमाइंदगी भी नहीं होती और बाकी भी किसी मुल्क की नहीं होती। तो ये हमें इम्तियाज हासिल है कि वहां पर हम सियासत भी करते हैं और फिर सियासत भी इस तरह की, यानी तेज छुरी वाली सियासत करते हैं जो रियासत के लिए इतना मुस्तहसन चीज नहीं है। मैंने उसको बहुत करीब से देखा। और वो जो आप दूसरी बात कर रहे हैं ना कि वहां पर बैठे हुए लोग, अभी मेरे घर रात को कल सियालकोट में छापा पड़ा है और इसलिए कि मैं यहाँ पर जमहूरियत की बात कर रहा हूँ अमेरिका में, तो इस तरह की बातें लोग करते थे बगैर किसी सबूत के, ऐसे बस करते थे। फैसलाबाद राती है जो है जी के, यानी शहीद बनने के लिए। और मुझे लोगों ने बताया, मैं नहीं जानता था, मुझे उन्हीं लोगों ने बैठा है बताया कि ये शेख साहब ऐसे ही लगे हुए हैं। मतलब यानी अपने वो एक खास ज़हनी फजा में रहते हैं कि हम मुजाहिदीन हैं और हमें तो किसी बात का डर नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो सारे बेचारे कुछ डरे भी हुए थे और बताते भी थे कि ये आदमी एजेंसियों के लिए काम करता है, इसके सामने कोई बात ना कीजिएगा, मुझे मशवरा दे रहे हैं। तो इस तरह एक फजा थी। मैं बहरहाल, आप यकीन जानिए, मैं उन लोगों को बुरा नहीं समझता, वो सियासी वर्कर हैं, उनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं। जब आप इस हद तक जाएंगे ना तो फिर वहां पर हर तरह का एलिमेंट आता है। और ये अफगान की, क्योंकि आप बात भी कर रहे थे, बहुत ज्यादा अफगान
वहां पर शामिल थे। मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि वहां पर बहुत से अफगान उन जलसों में शामिल हो जाते हैं और फिर अपनी पसंद के नारे लगाते हैं, जिनका हदफ हमारी रियासत होती है और रियासत के इदारे होते हैं, तो वो अपने मकासद हासिल करने आ जाते हैं। इस तरह वहां पर खलत मलत हो जाता है। पाकिस्तान दोस्त और पाकिस्तान दुश्मन जो है, उनके दरमियान इम्तियाज करना मुश्किल हो जाता है। जी अच्छा, इम्तियाज़ करना मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लें थोड़ी सी आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि लाइव नशरियात हैं, फुल कोर्ट होता है, और उसका क्या असर पहुंचेगा। और आपकी मुलाकात भी हुई जनाब चीफ जस्टिस साहब से, आपकी एसोसिएशन के रहनुमाओं की, अरकान की, क्या गपशप हुई, क्या चाहते हैं कायद साहब आगे मज़ीद इंसाफ के हवाले से, उसकी फराहमी, आज़ादी इजहार देखें राय। वो इंसाफ की फराहमी का अमल तो ज़ाहिर है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखना, और वो हमारा आइन और कानून जो है उसके मुताबिक ही अगर अदालतें तो वो इंसाफ की फराहमी उसके। हमारी जो थी जो मुलाकात, उसका मकसद ये था कि किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ियों को उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, ताकि जो वो ह्यूमन एरर सम टाइम होता है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो ये बुनियादी तौर पे उसका मकसद था। तो उसमें मैं देख रहा था मतीउल्लाह जान साहब का एक ट्वीट के जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक तक होनी चाहिए, वो उन्होंने कुछ लिखा हुआ था। मैं वो चाहता हूँ कि आप कल प्रोग्राम में भी थे उनके, तो क्या मज़ीद जैसे लाइव है। देखिए कुछ तजावीज़ आई हैं ना, देखें बात यह है कि वो तजावीज़ हैं, तजावीज़ की हद तक हैं। अभी वो कुछ तजावीज़ जो हैं वो हमारे दोस्तों ने जो है वो प्रेस एसोसिएशन के उन्होंने दी हैं कि उनकी प्रोफेशनल जो है वो ज़रूरियात के हवाले से कैसे कैटर किया जा सकता है। तो अभी तक सिर्फ तजावीज़ की हद तक वो चीज़ें हैं, उस पर क्या आगे होता है वो तो अभी देखने वाली बात है, किस हद तक कौन सी चीज़ जो है वो काबिल अमल है, कौन नहीं है। लेकिन एक बात जो आप राइट टू इंफॉर्मेशन या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की आर्टिकल 19A की बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से जो है वो ये था कि अगर कोई सहाफ़ी जो है बिलखुसूस अगर सहाफ़ियों के तक, ज़ाहिर है ये फंडामेंटल राइट है, कोई भी शहरी जो है वो ख़त लिख सकता है, लेकिन अगर वो प्रेस एसोसिएशन के ज़रिए से उसके इन्वॉल्व में आएगा तो हम उसको प्रेफरेंसेस जो है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं कि उसका फ़ौरन जवाब दिया जाए। ओके, तो ये अभी तजावीज़ हैं। ये वैसे बेहतर नहीं है कि ताकि एक प्लेटफॉर्म हो, उसके ज़रिए जिसको भी जो चीज़ चाहिए वो हर बंदा चिट्ठी डाले, हर बंदा वहाँ जो है चक्कर लगाता रहे, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है सिद्दीकी साहब? मतलब अच्छी बात भी है, लेकिन उसकी अपनी अभी देखने वाली चीज़ें हैं बहुत सारी। मतलब जैसे कि एक ये भी बात है कि दोस्तों के अंदर होता है ना, अब मैं और आप सहाफ़ी हैं, मैंने हमारी जो प्राइड होती है वो ये होती है कि यार मैंने एक्सक्लूसिव खबर दी है, ठीक है ना। तो वो ये जो है इसमें अगर मैं इनको कहूँ तैयब साहब को कि यार ये लिफाफा तो इनके पास है ना प्रेस एसोसिएशन, और उसमें वो ये खोल के देखें तो अच्छा, इनकी बात और फिर उसके बाद बाद में और भी बात करनी है, वो जो वीडियो में इनकी देख रहे थे हाँ वो भी कीजिएगा। तो मैं वो उसमें थोड़ा सा उसको देखना है, स्ट्रक्चर करने की बात होती है और वो सारी चीज़ें होती है। तो ये मतलब एक ये है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो, क्योंकि काजी साहब इससे पहले भी जब ओथ टेकिंग पे तैयब के आए थे तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 19A राइट टू एक्सेस जो है वो है, और आप मालूमात जो है वो उससे हासिल करें। यस, तो ये बलोच साहब आपकी मेरी बात हो रही थी कायद साहब की कॉल, फिर उसके बाद आपकी मुलाकात, और जितने सुतून हैं उनसे वो जो बातचीत होती है, और इसी तरह ये मुझे बताइए कि आपके ज़हन में क्या तजावीज़ हैं। देखिए इंसाफ का मुतलाशी है हर शख्स, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे भी, जो घरों में बैठे हैं वो भी, इंसाफ मिलना चाहिए। केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके हवाले से क्या आइंदा नज़र आ रहा है कि तेज़ी आएगी, और फिर ये इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो लाइव हम दिखा रहे हैं, लोगों तक ये पहुँचे कि क्या क्या बात हो रही है, और मुल्क के हसास मामला जो हैं सबके सामने डिस्कस हो रहे हैं। देखें हमारी जो चीज़ें हैं वो तो प्रोफेशनली जो चीज़ें थी तजावीज़ वो हमने कुछ काजी साहब को दी हैं, और ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा रिकग्निजेशन दी है। देखें लास्ट टाइम हमारी जो साबिक चीफ जस्टिस थे
क्या नाम है उनका, आसिफ सईद खान खोसा, उस टाइम हमारी पूरी बॉडी, या पूरी बॉडी तो नहीं, पूरे मेंबरान की मीटिंग हुई थी, वो भी जाते हुए। लेकिन काजी साहब का जो आपने कहा कि वो जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, यानी जुडिशरी के जो स्टेक होल्डर हैं, तो वो उनसे मीटिंग कर रहे हैं। ये हमारी मीटिंग उस पस मंज़र में थी कि इससे पहले वो पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मीटिंग कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने अटार्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल से मुलाकात की, तो उसके बाद ये चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये भी हमारा हिस्सा है, स्टेक होल्डर हैं, तो ये उन्होंने मुलाकात की। बाकी जो तजावीज़ हैं वो तो हमने कुछ उनसे डिस्कस भी की, कुछ आगे भी चलती रहेंगी। ये एनवायरनमेंट में ये चीज़ें होती रहती हैं, बढ़ती भी रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पे एक्सपेक्टेशंस हैं आवाम की, वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें मामला ये आ रहा है कि उनके पास वक्त जो है वो कम है। और मैं मुतअद्दिद मरतबा अक्सर कह चुका हूँ, उस्ताकी साहब के साथ भी अक्सर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि जो चले गए उमर अता बंदियाल साहब, वो जाते जाते माइंस बिछा के गए हैं। देखिए, वो पहली माइंस जो उन्होंने बिछाई, वो अभी तक वो उसी को क्लियर करने पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीमिंग पूरी आवाम, पूरी कौम लाइव देख रही है। और वो क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर वो एक माइंस बिछा के गए थे। भाई ठीक है, आपने स्टे कर दिया तो उस पर कोई फैसला करके चलो जाते, फैसला भी नहीं करके गए। तो अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को फिर फुल कोर्ट बना के देखें, अब जो फ़र्क आया, अवामी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि फुल कोर्ट, इस टाइप के नोयत के केसेस पे फुल कोर्ट बेंचेस की तश्कील लो। उस टाइम पीडीएम की हुकूमत थी, जो भी उनका ये नरेटिव था, उनका ये प्ली थी, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा कहा फुल कोर्ट नहीं बन रहे थे, अब फुल कोर्ट बना। और आज खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम को पहली दफ़ा, आप और मैं तो कोर्ट में जाते हैं, हमें आइडिया होता था कि कोर्ट कैसे चलती है, लेकिन आम जो अवाम है उसको आइडिया नहीं होता था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसी होती है। तो वो अपने घरों में बैठ के कोई क्या भी काम कर रहा है, स्क्रीन पे चीज़ चल रही है, उनको पता है कि अच्छा ये इस तरीके से है, अच्छा ये फुल कोर्ट होती है कि 15 या 17 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठे हूँ। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन। और फिर जजेस को भी अब केयरफुल होना पड़ता है कि हम, क्योंकि पूरी कौम देख रही है, आवाम देख रही है, और इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पाकिस्तान टेलीविज़न को ये तो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो कुछ किया। लेकिन अटार्नी जनरल ने कोर्ट में कहा चीफ जस्टिस को कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसके इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर इतनी व्यूवरशिप नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पे आ चुकी है। बल्कि उन्होंने एक फिगर भी शायद बताया था कि 2 करोड़ से ज़ायद शायद लोगों ने जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग देखी है। तो अब आप देख सकते हैं एक मैसिव है इम्पैक्ट जो है वो देखने वाली बात है। और फिर उससे एक चीज़ तो ये, उससे एक ट्रांसपेरेंसी का तासुर आता है ना। देखें कि आवाम के सामने बैठे हुए जो भी बात हो रही है, ऑल्दो कि उसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं कि अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें जो जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस हैं वो टेंटेटिव इन नेचर हैं। अभी तो एक साइड आर्गू कर रही है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है, उसके बाद दूसरी साइड आएगी, वो जब सवाल जवाब करेगी तो फिर उसके बाद जो है वो उससे क्वेश्चनिंग होगी, तो वो भी लोगों को भी समझ आएगी कि क्या है, और फिर जाहिर है फिर उसके बाद जो है वो फैसला होगा। तो और फिर इस फैसले का इम्पैक्ट जो है वो हमारी जुडिशल सिस्टम के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। मतलब देखें, बात हो रही है कि चीफ जस्टिस जो थे उनका जवाबदीदी इख्तियार कि हाँ मैं मुकदमा लगाऊं, ना लगाऊं तो 6 महीने ना लगाऊं, ना लगाऊं तो साल ना लगाऊं, ना लगाऊं तो ना ही लगाऊं। कई ऐसे मुकदमा ना ही है ना। ठीक है, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाऊं ना बुलाऊं, ठीक है, रूल अमेंड करना चाहूं ना करूं। तो मतलब ये जो शहनशाहियत या फर्द के पास सारे इख्तियारात वाली बात है ना, तो इसके हवाले से फिर ज़ाहिर है ना सिर्फ ये इम्पोर्टेंट होगा, बल्कि फिर उसके बाद जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें देखा जाएगा कि 184(3) का वो जो इस्तेमाल है, जिस तरह से उसने दूसरे रियासत के सतून की इख्तियारात के अंदर तजावुज़ किया है, उसको कैसे कर्टेल होगा, और फिर उस तजावुज़ से होने वाली जो गलतियाँ हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए या उनको कम किया जाए, ये इसी तरफ चलना। हम्माद गज़नवी साहब, आप भी ये सुन ही रहे हैं कि किस कदर, जिस तरह भी क़य्यूम सिद्दीकी साहब और तैयब बलोच साहब ये फरमा रहे हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा अगर लोग देख रहे हैं और उन पे वो देख रहे हैं कि कोर्ट में हो क्या रहा है। इस पर मैं ये सवाल तो आपके सामने रख दिया, लेकिन जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुआशी तरक्की के भारतीय दावे झूठ का पुलंदा हैं। भारतीय इक़दामात के बायस जम्मू और कश्मीर की मईशत तबाह हो चुकी है और बेरोजगारी उरूज पर है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा फौजी मौजूदगी वाला खित्ता बन चुका है और वहाँ अमन और तरक्की के भारतीय दावे महज धोखा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम रायशुमारी कश्मीरी अवाम का अव्वलीन मुतालबा है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। जनाब सैयदी हम्माद गज़नवी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह लाइव कवरेज और समात और फिर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देखना, इसके क्या असरात मुरतब होंगे मुआशरे पर? और ख़ास तौर पे जो ये बात कही गई ना कि लोगों को पता तो चले कि अदालत में माहौल क्या है, सूरत हाल क्या है, गुफ्तगू क्या है, तरीका क्या है, किसी को चुप कैसे कराना है, किसी को बुलवाना कैसे है, तो कैसा रहेगा ये एजुकेशन आप अगर देना चाहते हैं लोगों को तो ठीक है जो आपने बात कही, लेकिन असल बात जो है वो जैसे हमारे फाजिल दोस्त अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे, ये ट्रांसपेरेंसी है असल में। क्योंकि आप देखिए कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसका माजी कुछ इस कदर ताबनाक नहीं है और समझा ये जाता है कि इन कमरों के अंदर बैठे हुए लोग खुदा जाने ये क्या साजिशें करते रहते हैं, किन के हाथों में खेलते हैं, और उन्होंने आज तक जो फैसले दिए हैं वो किस तरह देते होंगे अंदर बैठकर। यानी तमाम के तमाम मार्शल लॉ जितने मुल्क में लगे उनको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया हुआ है। ये एक दागदार एक माजी है। और इसी तरह हमारे इलेक्टेड मासवे 3 नवंबर 2007 के, जी हाँ 2007 के, इसी तरह मैंने कहा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगी हुई है इस अदालत से। हाँ जी। और यहाँ पर अकामा पे एक प्राइम मिनिस्टर को निकाल के घर भेज दिया था। ये किन के हाथों में किसके साथ ये मिलकर ये काम होते हैं, ये सारी एक तारीख है लंबी। तो ये जो लाइव ट्रांसमिशन है इसमें असल एक सबलिमिनल मैसेज भी है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं हो रही एंड देयर इज अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। हम एक नई सुप्रीम कोर्ट की दागबेल डाल रहे हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे कोई गैर कानूनी या गैर अखलाकी बात नहीं कर रहे हैं। ये एक पैगाम है जो दिया जा रहा है। हाँ, ये इसकी ज़िमनी बातें हैं कि हम राय कायम करते हैं कि भाई ये चीफ जस्टिस कैसा आदमी है, ये किस तरह के रिमार्क्स दे रहा है, और बाकी जजेस के बारे में भी हम राय बनाते हैं कि ये लोग, अच्छा ये आदमी जो है ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का हामी लग रहा है, और ये आदमी जो है ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का हामी नहीं लग रहा, इसकी गुफ्तगू में बल है, ये टेढ़ी बात कर। इस तरह मुख्तलिफ लोगों की बात सुनकर आप आरा कायम करते हैं, और इसी तरह आप वकला के बारे में राय कायम करते हैं, और बाकी और ज़िमनी बहुत सी बातें हैं जो इसकी खूबियां हैं। लेकिन मरकजी बात जो है वो वही है जो मैंने कर दी कि ये एक ऐसा इदारा जिसका माजी इतना रोशन नहीं है। ये हम एक साइकोलॉजिकली भी बता रहे हैं कि अब ये डिटैच हो गया, वाटरशेड है, यानी एक माजी जो है वो पीछे रह गया और सुप्रीम कोर्ट एक नए रास्ते पर जा रहा है। और वो रास्ता कौन सा है? जिसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आईन और कानून के मुताबिक हम यहाँ फैसले करेंगे। तो ये पैगाम देना भी मकसूद है मेरी नजर में, जो सबसे बड़ा इसका फायदा भी है, और ये चीज अचीव करने की कोशिश की जा रही है इस डिसीजन के थ्रू। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। सही। अच्छा चले शादी, आपसे फिर ये एक तीसरा राउंड भी शुरू करते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, और उन्होंने आज मुलाकात की पाकिस्तानी सहाफ़ी जो लंदन में हैं, जो इंग्लैंड में हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान जाने से पहले ये आखिरी मीटिंग है, मैं आज ऑफिस से उठ रहा हूँ और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। क्या देख रहे हैं आइंदा मुल्की सियासत को, और फिर ख़ास तौर पे उनके ऊपर जो केसेस हैं सामना करना है उनकी लीगल टीम की जानिब से, और शहबाज शरीफ साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सारी तैयारियां पूरी हैं। उधर उस्मान डार साहब का बयान आ जाना कि जी उन्हीं के ज़ेर सदारत जो चेयरमैन PTI हैं ये सारे फैसले हुए। किस तरह की सियासत आइंदा देख रहे हैं? अच्छा, मैंने भी एक सवाल करना है हमाद गौरी साहब से। आप वो जो है ना, पहले आप ये सारी तरफ जाते हुए अगर आप इजाजत देंगे, नहीं, आपका प्रोग्राम है भाई, आपका भी है, आप इजाजत नहीं, मैंने अभी इनका कल कॉलम पढ़ा
کیا خوبصورت جو ہم بات کر رہے تھے کوکنس، گوال منڈی کا کوکنس. اب وہ تو ظاہر ہے جب آپ وہ کالم پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے ایک فکرہ سمجھنا ان سے، اپنا حماد صاحب سے، آپ سے. یہ لکھتے ہیں کہ اس بار کوکنس اپنے برادر خرد کے سینے میں فروزاں آتش شوق شیروانی میں جل کر راکھ ہوا ہے. اس کا کیا مطلب؟ پہلے مطلب بتا دیں شاہ جی. سب کا آپ کو مطلب پتا ہے اس کے، یہ آپ ذرا چھیڑخانی کر رہے ہیں میرے ساتھ. اچھا، بات اب سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا چھیڑ خوبا سے چلی جائے ہے اسد کرنا ہی وصل تو حسرت ہی صحیح. تو ہم نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا یہ آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، اور ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے وہ آتے ہیں، کبھی واپس بھیج دیے جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اب نہیں آئیں گے، وہ پھر آ جاتے ہیں، جیل میں جانے کے لیے آ جاتے ہیں. اور اسی طرح اب وہ کہتے ہیں جی پھر بھاگ گیا تھا یہ آدمی، وہ ختم ہو گئی اس کی سیاست، ڈوب گیا، اب کبھی نہیں آ سکے گا، یہ فیصلے ایسے ہو گئے اس کے، وہ پھر واپس آ رہے ہیں. تو میاں صاحب کے ساتھ یہ معاملہ، اب میں تو کہوں گا تقریباً عمر بھاری 99 سے تو چل ہی رہا ہے، یعنی 20-25 سال تو ہو گئے تقریباً اس بات کو، کہ ان کو مسلسل اس چیز کا سامنا رہا ہے، جلا وطنی کا بھی اور جیلوں کا بھی، اور ایک کردار ہے وہ ہماری سیاست کا. اب جو آپ اس تشریف لا رہے ہیں اس میں کچھ باتیں مختلف بھی ہیں جو پہلے نہیں ہوئی، یعنی اگر ہم زیادہ کلوزلی اسے دیکھیں تو مثلا پہلے جب وہ آتے ہیں تو ملکی حالات کبھی اتنے دگرگوں نہیں ہوئے معاشی طور پر، اور میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح وہ پسا ہوا ہے اس وقت، اور جو مہنگائی کا عالم ہے اور جس نے کچل کے رکھ دیا ہے عام آدمی کو، اس طرح کے حالات میں نواز شریف کبھی ملک میں واپس نہیں آئے. ہوتا ہے کچھ تھوڑا بہت، لیکن یہ ایک نئی صورتحال ہے جس کا انہیں سامنا ہے. اور اب وہ نواز شریف اس مہنگائی کا رخ پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف جانے کے بجائے جوڑتے ہیں کہ جب میری حکومت سیدھی چلتی ہوئی ختم کی گئی تھی اور جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ آج ملک یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ 16 مہینے 18 مہینے یہ نہیں ہے معاملہ. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سازش کے تحت ایک الیکٹڈ آدمی کو نکال دیا، اور آپ اتنے منہمک ہو گئے اس آدمی کو نکالنے میں کہ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ اس سے سارے ملک کا نظام تلپٹ ہو جائے گا، اور ایک بار پٹڑی سے اتر گیا تو دوبارہ اس کو پٹڑی پہ چڑھانا کس قدر دشوار ہو جائے گا. تو یہ ان کا بنیادی موقف ہے، یہ وہ کنونس کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور یہی مرکزی نقطہ ہوگا. چاہے وہ جلسوں میں لہرائیں آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے جو عمران خان کی حکومت کے درمیان کیے گئے تھے، یا وہ جو بھی طریقہ اختیار کریں، لیکن بنیادی بات یہ ہوگی کہ وہ مہنگائی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ کس طرح ہوئی ہے. اور اس میں بنیادی جو نقطہ آغاز ہے اس سارے کھیل کا وہ ہے 2017، جب ان کو ایک منظم سازش کے تحت وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تھا. یہ وہ بنیادی طور پر کرنے آ رہے ہیں. الیکشن کی تاریخ تو اناؤنس نہیں ہوئی ابھی، لیکن میرا خیال ہے ہم بہت عرصے سے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی آمد سے ہی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ الیکشن کب ہونے جا رہا. تو نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے اس میں یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے، گو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، لیکن نواز شریف کی آمد سے پتہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. ویسے میں یہ بھی یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جاتے رہتے ہیں، میرا مطلب سپریم کورٹ کور کرتے ہیں یا آپ، تو میں ان سے کہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک گلوریس پاسٹ ہے، ان کا ایک ریپوٹیشن ہے، ایک امیج ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ان کو بھی ذرا درخواست کیجیے کہ کردار ادا کریں. سیدھی ایک بات ہے، الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس کر دیجیے ملک میں، ڈیٹ تو اناؤنس ہونی چاہیے. اچھا جی واپس آ جائیے میاں صاحب. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے جو جوابی حملہ کیا ہے، داغا ہے، اس کے اوپر تو آپ دیکھیں نا جو بھی ہوگا وہ تو سبجیکٹ ٹو دی فائنل ڈیسیژن آف دی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہوگا. لیکن جو میرا سوال تھا، یہ جو آپ نے یہاں پہ جو کوکنس کو ایک مرتبہ برادر خرد کی وجہ سے جلایا ہے، اس کے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا برادر خرد کو فرض کریں کہ وہ آتے ہیں؟ نہیں، یہ جواب اب یہ صدیقی صاحب جواب لے کے ہی رہیں گے آج. جی فرض کریں اگر برادر خرد کو ٹکٹ نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اصرار کر رہے ہیں، میں یہ دو فکریں بول دیتا ہوں. دیکھیے سادہ مولانا بات مبشر صاحب کے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں، یہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس نے معاشی طور پر
اور مہنگائی کا جو عالم تھا, جو افراط زر کا عالم تھا, اور جس طرح قرضے لیے گئے اور وہ سود بڑھتے چلے گئے, ہر شعبے میں ایک ایک شعبہ جو تھا وہ زبوں حال تھا. اس حالات میں حکومت آپ نے کیوں لی, اس کے اوپر بہت سے ان کے آرگومنٹس بھی ہیں. لیکن اچھا, آپ کے سب آرگومنٹس مان لیے کہ وہ 10-20 سال کا ایک منصوبہ بن رہا تھا, وہ الیکٹرانک مشینیں آ رہی تھیں, اگلا ہم نے چیف کس کو بنانا ہے یہ طے کیا جا رہا. اس طرح کے سارے جو آپ منصوبے بتاتے ہیں, ہمیں پتا ہے, ہم بھی کچھ واقف حال ہیں اس ساری بات سے, ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا. لیکن اس کے بعد جو آپ نے حکومت اپنی چلائی ہے, بجائے اس کے کہ آپ الیکشن میں چلے جاتے, اور اتنا عرصہ آپ نے چلائی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو مہنگائی ہوئی ہے, اور یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت کے درمیان ہوئی ہے. تو ان کے غصے کا رخ جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت میں جو اصحاب شامل تھے ان کی طرف ہو گیا, اور کیونکہ اس میں بڑی جماعت تو مسلم لیگ نون ہی ہے, اور جو باقی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, جماعت اسلام, ان کا بھی. لیکن مین بات, کیونکہ ان کا تو مسلم لیگ نون کا تو دعویٰ یہ ہے, اور ان کا ماضی بھی یہ ہے کہ یہ ان کو جوڑا جاتا ہے ڈیولپمنٹ ورک کے ساتھ. ڈالر ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے 4-4 سال, تو یہ ان کی ریپوٹیشن ہے. اسی ریپوٹیشن کے کاندھوں پہ سوار ہو کر تو میاں صاحب پہلے بھی وطن آتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے موٹر وے بنائی تھی تو ہم دوبارہ آ رہے ہیں. تو انہوں اس کے بجائے اس دفعہ جب وہ آ رہے ہیں تو سامنے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب اتنی مہنگائی آپ کے بھائی کی حکومت تھی, یہ کیا ہوا ملک میں, ہمارا کیا حال ہو گیا ہے. تو اس کا جواب دیں گے. اب وہ بہت مشکل پوزیشن میں ان کو کھڑا کر دیا گیا. نہیں, وہ تسلی ہو گئی ہے, تسلی ہو گئی ہے صدیقی صاحب کی. شاہ جی وہ چونکہ وقت بھی اختتامیہ کی جانب بڑھنا ہے. اصل میں جو خوبصورت الفاظ کا ذخیرہ ہے, اصل تو ہم وہ سننا چاہ رہے تھے, اور جو ماضی کی, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جی, میں صدیقی صاحب طیب بلوچ صاحب سے ایک سوال آپ کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. یار آپ چیئرمین پی ٹی آئی آئے, اب موقع ملا ہے تو صحافت میں بھی تو ادب آداب ہونے چاہیے نا. جس طرح شاہ جی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ, کہاں سے گزر جاتے ہیں, اور بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے عزت ہی کری جا رہے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں کیا کہ کچھ کر کے گزر جاتے ہیں. آپ نے کہہ دیا چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ آپ بڑے ڈھیٹ ہیں, اور سپریم کورٹ کے ہاتھ کے اندر ہی. یار یہ کیا تھا, یہ صحافت ہے یار. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا وہ تو شاید میں نے تو ڈیٹ تو ایک عام پارلیمانی ہے, لیکن حقیقت تو اس سے بھی اوپر ہے. فتنہ, پتہ نہیں وہ چیزیں آپ خود ہماری پولیٹیکل اصطلاح میں نئی چیزیں آئی ہیں, خاص کر تحریک انصاف کی جو حکومت تھی, اور پھر تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو کنڈکٹر رہا, جس نے اخلاقیات تباہ کیے قوم کے, جس نے پوری نسل تباہ کر دی, جس نے ہمارے جو ہے وہ ریاستی اداروں کو نہیں بخشا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس نے کی, تو اس میں اس کو فتنہ تک, اور اس نے کہا, اس نے فتنہ برپا تو کیا. ثانیہ 9 مئی فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں نے تو لفظ ڈیٹ کہا, ڈیٹ تو پارلیمانی لینگویج, یہ تو عام سا لفظ ہے. آپ بھی اپنی نہیں, کیوں کہا, کس وجہ سے کہا, ہوا کیا تھا؟ ہاں, میں نے کوئی ایسے ہوا میں تو سر نہیں کہا, سمجھنے کی بات ہے. میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب یہ ساری چیزیں ہیں آپ کی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ان چیزوں پہ کبھی شرم آتی ہے؟ دیکھیں, ثانیہ 9 مئی ہوا, یو ٹرن لیتا ہے, اپنی بات سے مکر جاتا ہے, عدت میں نکاح ہو, پتہ نہیں کہ وہ کیا کچھ نہیں کرتا, شریعت کے ساتھ کھلواڑ, اسلام کے ساتھ کھلواڑ, سب کچھ. میں نے کہا سر ان ساری بیک گراؤنڈ میں, پس منظر میں, کہ کبھی آپ کو زندگی ہے, انسان ہے, شرمندگی ہوتی ہے انسان کو. میں نے کبھی آپ کو شرمندگی ہوئی تو بڑے کندھے اچک کے اور تکبر سے نہیں. اب وہ جب اس نے نہیں کہا تو اس کا وہ چیزیں دیکھ کے تو ایک دم میرے منہ سے نکل گیا, اور عام سے بھی ہم دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسی بات یار کہتے ہیں, یار آپ تو بڑے ڈیٹ ہیں, تو یہ لفظ بھی میری زبان سے نکل گیا. میں نے کہا خان صاحب آپ تو بڑے ڈیٹ ہیں, لیکن اس کو پھر مینوپولیٹ کیا گیا, چیزیں تھیں, لیکن یہ تو حقیقت پر اس کا ایٹیٹیوڈ یہی تھا, کندھے اچکنا کے نہیں. تو میں نے سوچا کہ یار یہ شرم نہیں آئی مجھے, اس شخص نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ, ہماری قوم کے ساتھ, ہمارے وطن کے ساتھ, ہماری ریاست کے ساتھ, اور ندے پہ کہتا ہے, اور بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو وہ پھر میں نے اگر لفظ اس پوری سچویشن کے اوپر وہ لفظ ڈیٹ ہی جو ہے نا وہ آتا تھا, اور وہی میرے اس پہ بڑی ٹرولنگ ہوئی, آپ کو بھی بڑی گالیاں دی گئیں بلوچ صاحب. دیکھیں وہ ٹرولنگ کس کی نہیں ہوتی, یہی تو ہمارا رونا ہے, اور یہی تو حقیقت بھی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ٹرولنگ ہے, اور وہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو اخلاقیات نہیں سکھائے گا. دیکھیں سیاسی ورکر ہم نے دیکھے ہیں, ہوتے ہیں, وہ تھوڑے پولیٹیکل میچور ہوتے ہیں, افسوس سے کہنا پڑا. دیکھیں ابھی جو عثمان ڈار نے بات کی, اگر آپ نظریے کو دیکھیں تو نظریے کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ پھانسی پہ بھی لوگ چڑھ جایا کرتے رہے, لیکن ٹھگی جائیں تو جو بہوئی ٹھگ باز, تو ٹھگ باز کا نہ نظریہ ہوتا ہے, اور اس ٹھگی کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں پھر ایسے ہی ہوتی ہیں.
होती है। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, अब आप इख्तितामिया आपके हाथों ही होगा, ये मुझे बताएं जो भी तैयब बलोच साहब भी ये कह रहे हैं कि यार मैंने ये पूछा, आगे से ये जवाब आया, उस के बावजूद मैं फेक न्यूज़ और हक़ाइक़ पे मबनी ख़बर, अब आप आजकल हम देख रहे हैं कि अब कुछ अरसे से वैसे कम हुआ जब से आवाज़ें नहीं आ रही, वीलॉग नहीं आ रहा, टिकटॉक भी अभी तो अकाउंट खुला ही था लेकिन उस पर कोई तबसरे नहीं हो रहे, तो फेक न्यूज़ और हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें सिद्दीकी साहब, इस पे भी तो हमें अपने जो आने वाले हैं उनको सिखाना होगा ना कि यार हर चीज़ मुल्क वकार उसको दाव पे तो नहीं लगाया जा सकता अपनी रेटिंग के चक्करों में। नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि ज़ाहिर है अब जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन वो एक ज़िम्मेदारी के साथ है और मीडिया का बहुत अहम रोल है कि वो जो है फेक न्यूज़ उसको चेक करे और जो है वो एक मबनी बर हक़ाइक़ जो है वो सूरत हाल आवाम के सामने होनी चाहिए और फिर फैसला आवाम ने करना होता। तो उसमें संजीदगी और संजीदा इश्यूज़ जो हैं वो हमारे इस वक्त हैं, जो इकॉनमी के मसाइल हैं, जो हमारे मतलब अभी एक साहब ने कॉलम लिखा कि हम पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो ज़िंदगी कैलोरीज़ कितनी लेते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के। एजुकेशन के कभी मुझे समझ नहीं आई है कि अब देखें ये बुनियादी कौमों की तामीर के अंदर जो है वो तालीम और उसके साथ तरबियत ये अटैच होती है जब आप स्कूल से अपने आप को बच्चों की तरबियत जो है वो वहाँ पे करते हैं। अब वो जो नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसको हम तालीम के साथ उसकी तरबियत के लिए हम क्या करें, मतलब अच्छे शहरी पैदा कर रहे हैं या हम क्लर्क्स पैदा कर रहे हैं। तो ये अच्छे शहरी के लिए फिर आप वहाँ से तरबियत करते हैं, वो ना सिर्फ ये कि टॉयलेट यूज़ करने के तरीक़ों से लेके और फिर जो है वो ट्रैफिक चलाने तक के आदाब जो हैं वो फिर इस तरह से कौमें जो हैं वो उसको लेके आगे चलती हैं। इसके लिए हमें किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब हमाद गज़नवी आपके वक्त का। तैयब बलोच साहब थैंक यू वेरी मच, और अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब बड़ा मशकूर ममनून हूँ मैं आपका। तो अभी बात की ना करीम सिद्दीकी साहब ने कि डेफिनेटली तालीम के साथ तरबियत, और ये जो हम जो मर्ज़ी मुँह में आया कह दिया, जो मर्ज़ी बस मैं हूँ ना, मैं जो कह रहा हूँ मेरी मर्ज़ी है, मैं ये करूँ या ना करूँ, नहीं, कायदे कानून होते हैं, इखलाकियात भी होती हैं। ये जो अपने आप को अथॉरिटी समझ लेना कि हरफ आखिर मैं ही हूँ, वो किसी भी शोबे में हो, नहीं, इस तरह नहीं है। पता ही नहीं चलता कब आखिरी सांस आ जाती है। बेहतर है कि आखिरी मुलाकात समझ के, आखिरी गुफ्तगू समझ के अच्छे लेवल पे की जाए इंसानों की तरह। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच जीत गया, कौम को आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि हम हर महाज पे, हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ें और मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करें। गेम होती है, मैदान सजते हैं, उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। हमें जज्बात पे भी कंट्रोल रखना चाहिए कि जीत की खुशी में दर 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 और सलंसर निकाल के चल पड़ते हैं हम, वो भी तूफ़ान बदतमीज़ी भी नहीं होना चाहिए, और हारने के बाद जो फिर हम अपने खिलाड़ियों के साथ करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें राह हिदायत पे रखे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।